स्पेशल क्लास के लिए चैप्टर है वृत्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्किल। तो वृत्त, इस तरह की आकृति जो है इसको वृत्त कहते हैं। इस आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस तरह की आकृति का निर्माण कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे ये आकृति। तो इस तरह का आकृति बनाने का कई तरीका है। आप एक सिक्का ले लें, सिक्का को यहाँ बैठा दें और उसके चारों ओर से पेंसिल से घुमा दें, सटा कर बन जाएगा वृत्त। लेकिन आपको गणित में वृत्त का निर्माण करने के लिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है और उसमें एक प्रकार होता है, प्रकार। तो प्रकार की सहायता से भी वृत्त बनाते हैं। जैसे कि देखिए, यह एक प्रकार है। इसमें इस तरह पेंसिल लगा देते हैं और इसके नोक को और पेंसिल की लंबाई को एकदम बराबर करके इसको टाइट कर देते हैं। उसके बाद नोक को आप कहीं भी अपने कॉपी पर, कागज पर बैठा दें और उसके बाद इसको घुमा दें। नोक को यहाँ से कहीं भी खिसकने नहीं दें, जहाँ पर नोक बैठाएंगे बस वहीं रहना चाहिए। तो आपका इस प्रकार का एक आकृति बनेगी जिसको वृत्त कहते हैं। ठीक है। अब है कि वृत्त में, वृत्त तो ये बन गया, इस वृत्त का कई अंग है, कई पार्ट्स हैं इसके। सभी पार्ट्स का अलग अलग नाम है। वृत्त बनाने के बाद हम देखेंगे कि इसका कई पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप वृत्त बनाने जब शुरू किए और जहां पर आप प्रकार का नोक को रखे, वो जो बिंदु होता है, इस बिंदु को मान लो कि ये है बीचों बीच में, वो एकदम बीच में होता है, वृत्त के बीच में। प्रकार का जो नोक होगा वो पूरा बीच में होगा। अब मान लेते हैं कि ये है आपका, ये है ओ बिंदु, तो इस बिंदु को कहते हैं केंद्र। इस बिंदु को कहा जाता है केंद्र। ये हुआ वृत्त का केंद्र, जो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। ये इतना चीज वृत्त में होता है जिसको एक एक करके आपको समझना है। तो एक चीज हो गया, ये हो गया केंद्र। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं परिधि में। तो परिधि होता है ये जो राउंड है पूरा, ये परिधि है। इसको हम लोग कहते हैं परिधि। कई बिंदुओं से वृत्त का निर्माण हुआ है और इन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली जो एक रेखा है, वक्र रेखा, उसी को परिधि कहते हैं। परिधि भी हो गया, केंद्र समझ गए, परिधि समझ गए। और ये सब जानना जरूरी है क्योंकि आगे जो आपको समझना है उसमें केंद्र, परिधि का नाम बार बार आएगा। तो ये हो गया केंद्र और ये हो गया परिधि। उसके बाद आते हैं त्रिज्या। वृत्त में त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या किसको कहते हैं? तो केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। मान लो इस केंद्र बिंदु को हम वो का नाम दिए, यहां पर वो है। ठीक है। और इस केंद्र बिंदु से परिधि तक जो रेखा खींचे हैं, परिधि पर जहां पर वो रेखा जाकर के परिधि को टच कर रही है, उस बिंदु को का नाम हमने दे दिया ए। ठीक है। तो इस वृत्त में ओए जो हुआ वो त्रिज्या हुआ। इस वृत्त में त्रिज्या का नाम क्या हुआ? ओए। ओए जो रेखाखंड है वह एक त्रिज्या है इसका।
इसी को कहते हैं त्रिज्या। सरल रेखा यानी सीधी रेखा होनी चाहिए। तो एक वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती है? सो बताइए। बहुत सी, अनगिनत त्रिज्याएं हो सकती हैं। मतलब यहाँ केंद्र से लेकर परिधि तक जाने वाली कई रेखाएं हम खींच सकते हैं। इसे करके क्या खींचते जाएंगे तो बहुत सी रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्या होती है। कितनी त्रिज्या होती है? अनगिनत होती है, क्योंकि हम इसका काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। आप जितनी त्रिज्या खींच सकते हैं, कोई ज्यादा खींच सकता है, कोई कम खींच सकता है। कलम की नोक पर डिपेंड करता है उसका कितना पतला है। अगर ज्यादा पतला है तो बहुत अधिक त्रिज्याएं खींच सकते हैं, थोड़ा मोटा है तो कम। चौक से खींचेंगे तो कम खिंचाएगा। ठीक है, इसलिए इसकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं। त्रिज्या हो गया। उसके बाद आते हैं चाप। चाप किसको कहते हैं? तो वृत्त का जो ये परिधि है, ठीक है, कि पूरा जब मिल गया तो वृत्त बना। लेकिन इसको अगर यहां से यहां तक, ठीक है, यहां एक बिंदु अंकित कर दें, वो नहीं, यहां पर P कर दें, P, तो यहां एक बिंदु P अंकित कर दिए और यहां पर एक बिंदु अंकित है A, है कि नहीं? तो PA एक चाप हो गया। यानी यहां से यहां जो ये हुआ, ये वक्र रेखा, ये एक चाप है। उसी को चाप कहते हैं। ठीक, ये चाप हो गया। उसके बाद आइए जीवा। जीवा किसको कहा जाता है? तो जीवा कहते हैं वृत्त की परिधि को एक किनारे से दूसरे किनारे को मिलाने वाली रेखा, ये जीवा होती है। देखिए, ये एक जीवा हो गई। ठीक है, यहां पर मान लीजिए R, यहां S, तो RS जो है सो जीवा है। ठीक है, RS जीवा है। पहले देख लीजिए त्रिज्या। त्रिज्या है OA। त्रिज्या कौन सा है इसमें? OA। उसके बाद RS जो है सो जीवा है। देखिए, RS क्या है? जीवा है। यहां पर देखिए ये P आपका चाप है। ठीक है, जीवा को चाप कर्ण भी कहते हैं। जीवा को चाप कर्ण कहा जाता है, क्योंकि जीवा क्या कर रही है? एक चाप का कर्ण है। RS चाप भी तो है, देख रहे हैं? परिधि का यहां से यहां के भाग को हम एक चाप कहेंगे, और ये हो गया चाप कर्ण, यानी जीवा भी कहते हैं इसको। जीवा का काम है, जीवा का परिभाषा है कि परिधि के एक किनारे से दूसरे किनारे को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। उसके बाद आइए आप व्यास। व्यास किसको कहा जाता है? ठीक है, तो जो आप जीवा का परिभाषा अभी पढ़े, परिधि के एक किनारे से दूसरे किनारे को मिलाने वाली रेखा जीवा है। ठीक है, और ये भी व्यास का भी यही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जुड़ता है। परिधि के एक किनारे से दूसरे किनारे को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे, केंद्र को जो छूते हुए जाए, उसको व्यास कहते हैं। यानी व्यास जो है वो जीवा भी है, उसको जीवा भी कह सकते हैं, व्यास को जीवा भी कह सकते हैं। और किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास होती है। ठीक है, क्योंकि एक जीवा हो गई,
एक जीवा ये हुआ ना। ऐसा। अब इसी तरह से हम खींचेंगे तो कितना जीवा खींच सकते हैं? बहुत एक वृत्त में कई जीवाएं खींच ऐसा। सकते हैं क्या? तो अब जब यहाँ खींचेंगे तो इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा? ऐसा। और फिर उसके ऊपर खींचेंगे तो उससे भी बड़ा होगा, उसके ऊपर खींचेंगे तो उससे भी बड़ा होगा, उससे ऊपर खींचेंगे तो उससे भी बड़ा होगा। और जब केंद्र के साथ खींचेंगे तो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि जब इसके ऊपर जाएंगे फिर उससे छोटा होने लगेगा। ऐसा। छोटा होने लगेगा कि नहीं? ऐसा। इसका मतलब जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और वही व्यास होता है। ऐसा। ठीक है, व्यास वही होता है। यानी यहीं पर देख लीजिए आप, यहीं से आप खींच दीजिए, इसी को बना दीजिए व्यास। ठीक है, यहां पर बी लिख देंगे तो बी ए हो गया व्यास। बी ए क्या हो गया? व्यास। व्यास हो गया। देख लीजिए, बी ए बन गया व्यास। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि एक व्यास में दो त्रिज्या है, नहीं है? ऐसा। बीओ एक त्रिज्या और वो एक त्रिज्या, यानी एक व्यास बराबर दो त्रिज्या। ठीक है, दो त्रिज्या होती है एक व्यास बराबर, एक व्यास में दो त्रिज्या। तो व्यास भी आप समझ गए, व्यास भी एक प्रकार का जीवा ही है। जीवा को व्यास नहीं कह सकते हैं, लेकिन व्यास को जीवा कह सकते हैं, क्योंकि जीवा का जो परिभाषा है वो व्यास में है, लेकिन व्यास का जो परिभाषा है वो जीवा में नहीं है, क्योंकि केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है। जीवा के लिए केंद्र से होकर गुजरना जरूरी नहीं है, लेकिन व्यास के लिए केंद्र से होकर गुजरना है। तो ये हो गया व्यास। अब है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का आधा ही मतलब ही हो गया आधा वृत्त, यानी एक व्यास जो है वृत्त को दो भागों में बांटती है। अर्धवृत्त यानी दोनों भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त में व्यास कितने हो सकते हैं? व्यास भी अनगिनत हो सकते हैं। एक हम ऐसे खींचे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे, इस तरह से हम यानी रेखाएं खींच सकते हैं जो केंद्र से होकर गुजरे, और वो सभी व्यास हैं। और सभी व्यास में दो दो त्रिज्याएं होती हैं। क्या? कोई भी व्यास आप खींचिए उसमें दो त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या का परिभाषा है केंद्र से परिधि को छूने वाली। तो केंद्र से परिधि को छूने वाली एक व्यास में दो दो रेखाएं हो जाती है, एक इधर से इधर छुआ, एक इधर से इधर छुआ, तो दो त्रिज्याएं हो गई। ठीक है, तो अर्धवृत्त भी समझ गए आप कि एक व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं, आधा वृत्त। उसके बाद है वृत्त का भीतरी और बाहरी भाग। अब एक वृत्त हो गया, इसका भीतरी भाग मतलब जो भीतर का भाग है सब भीतरी भाग हो गया, नहीं हुआ? और जो बाहर का भाग है वो सब बाहरी भाग हो गया, और इसमें कुछ जानना ही नहीं है। तो वृत्त का भीतरी और बाहरी भाग भी हो गया। उसके बाद है आपका कुछ सूत्र जो अभी आप पढ़ चुके हैं। सूत्र में पहला है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या का लंबाई दिया हुआ है और व्यास का निकालना है, तो 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 2 त्रिज्या बराबर 1 व्यास होता है। क्या? अब एक त्रिज्या की लंबाई मान लो 3 सेमी है और कहेगा व्यास का लंबाई कितना होगा उस वृत्त का, तो 6 सेमी हो जाएगा, क्योंकि एक वृत्त में 2 त्रिज्या होती है। ऐसे भी जोड़ लीजिए, जब एक त्रिज्या का 3 है तो दोनों त्रिज्या का 6 हो जाएगा, तो उसका सूत्र पर बैठाएंगे 2 गुणे त्रिज्या। और जब त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना है, जैसे व्यास दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना है, तब फिर 2 से उसको भाग दे दो व्यास को। त्रिज्या बराबर व्यास होता 2, क्योंकि व्यास में 2 त्रिज्या होती है और त्रिज्या निकालना है 1, तो व्यास को 2 से भाग दे देंगे। यही सूत्र है। ये दोनों सूत्र को उतार लेना है और ये पूरा समझ लेना है। उसके बाद इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगा।
अब देखिए एक्सरसाइज 46 खाली स्थानों को भरें। पहला का काम है वृत्त की परिमिति को कहते हैं। तो वृत्त की परिमिति को परिधि भी कहते हैं। जो आप देखे थे परिधि, तो परिधि को ही परिमिति भी कहते हैं। वृत्त की परिमिति को परिधि कहते हैं। तो परिधि भर दिए खाली स्थान में। दूसरा में है व्यास बराबर 2 गुने क्या, त्रिज्या। अभी सूत्र में लिखाए थे ना, व्यास गुने 2 गुने व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। गा में है जिस रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं उसे वृत्त की जीवा कहते हैं। जिस रेखाखंड का दोनों अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं, है ना, वृत्त की एक किनारे से दूसरे किनारे पर, एक रहता है एक किनारे पर एक दूसरे किनारे पर, तो उसको जीवा कहते हैं। तो जीवा भर दिए। किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या बराबर लंबाई की होती है। सभी त्रिज्याओं की लंबाई बराबर होता है। सभी व्यास का भी लंबाई बराबर होता है। कोई भी व्यास रहेगा तो सब व्यास का बराबर, त्रिज्या रहेगी तो सब त्रिज्या का बराबर। उसके बाद है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। अभी बोले वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। उसके बाद वृत्त की जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसको व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर गुजरेगी तभी तो व्यास होगा। 6 में भी व्यास भरा रहा है। वृत्त का कोई व्यास वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में बांटता है। नहीं, वृत्त का व्यास ही 2 भागों में बांटता है। वृत्त से 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए उसमें भी व्यास भरा गया। अब दूसरा में कह रहा है वृत्त की त्रिज्या दी गई है ना। क्वेश्चन में आपको किसी वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है और व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे काम है, दूसरा का काम है त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेमी। तो व्यास बराबर त्रिज्या गुने 2 यानी 4 गुने 2। 2 गुने त्रिज्या भी कर सकते हैं, त्रिज्या गुने 2 भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 4 गुने 2 बराबर 8 सेमी। का हो गया। खा का आप लोग खा गा घा का बना लीजिएगा अपने से, त्रिज्या गुने 2 करके। फिर उसी तरह से 3 में कह रहा है व्यास दिया हुआ है और त्रिज्या ज्ञात करना। व्यास है जैसे का में 10 सेमी, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, तो 10 बटा 2, तो काटे ताया 5 सेमी। 5 सेमी व्यास हो गया। इसी तरह से 4 का भी आप बना लेंगे, खा गा और घा। उसके 3 का है ना, 4 का नहीं, 4 का तो अलग है। 4 में कह रहा है प्रकार की मदद से निम्नलिखित त्रिज्याओं का वृत्त खींचें। जैसे 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचना है। वृत्त कैसे खींचेंगे हम लोग? का में कह रहा है 4 सेमी, यानी ऐसा वृत्त आप खींचिए जिसकी त्रिज्या 4 सेमी हो। ठीक है, तो कैसे खींचेंगे? प्रकार को आप स्केल पर बैठाइए। पहले इधर पेंसिल कस लीजिए, स्केल पर बैठा के 4 सेमी उसको फैलाइए। जितना फैलाएंगे उतने त्रिज्या का वृत्त बनेगी। ठीक है, इसको स्केल पर बैठा के नाप के 4 सेमी तक फैला लीजिए। देख लीजिए कि 4 सेमी तक आ गया। एक तरफ नोक रह गया 0 पर और पेंसिल आ गया 4 पर। ठीक, तो 4 सेमी हो गया। आप फिर उसके बाद इसको घटाइए बढ़ाइए नहीं। उसके बाद आप रखिए कॉपी पर नोक को और वृत्त बना दीजिए। आपका बन गया 4 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त। ठीक है, वो 4 सेमी ही त्रिज्या होगा, उसके बाद मापेंगे तब। ठीक है, तो 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचना है। खा में 3.5 सेमी का खींचना है, तो 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच तक फैलाएंगे। ठीक है, बीचों बीच में एक लाइन लंबा दिया हुआ रहता है, तो 3.5 सेमी का हो जाएगा। उसके बाद 2.5 सेमी का भी बना सकते हैं, फिर 3 सेमी का भी बना सकते हैं। 3 सेमी त्रिज्या वाला क्या, तो हो जाएगा। वो सब अपने बनाना है। उसके बाद
पांचवा में कह रहा है एक ही केंद्र बिंदु से 4 सेमी तथा 5 सेमी त्रिज्या का 2 वृत्त खींचे। एक ही केंद्र बिंदु से, ठीक है। तो सबसे पहले आप 4 सेमी फैलाएंगे, ठीक, और 4 सेमी फैला करके एक वृत्त खींच देंगे, बन गया 4 सेमी त्रिज्या वाला। अब कहता है उसी केंद्र बिंदु से 5 सेमी त्रिज्या का भी आप वृत्त खींचिए। तो फिर जब 4 वाला खींच लेंगे उसके बाद फिर इसको स्केल पर बैठा करके और 5 सेमी फैला दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए 1 सेमी। फिर जब बढ़ा दीजिए उसके बाद अब इसका नोक को कहाँ रखेंगे, जहां उस समय रखे थे, यानी जो उसका केंद्र था वहीं पर इसके नोक को फिर रखेंगे और फिर खींच देंगे। तो ये उससे बड़ा वृत्त बन जाएगा और वो 5 सेमी त्रिज्या वाला हो जाएगा, ठीक है। एक ही केंद्र बिंदु से 2 वृत्त खींचने के लिए बोला गया है इसमें। तो पहले छोटा वाला खींच लेंगे 4 सेमी फैलाएंगे, 4 सेमी खींच लेंगे। वो फर्स्ट बार में आप नोक को जहां मर्जी रख दीजिए और खींच दीजिए। लेकिन सेकेंड बार में जब आप 5 सेमी फैला लेंगे उसके बाद फिर खींचने जाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि उस समय नोक जहां रखे थे वहीं रखना है और दूसरा वृत्त 5 सेमी त्रिज्या वाला खींचना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा, ठीक। तो ये 5 तक आपका हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है दिए गए आकृति के आधार पर खाली स्थानों को भरें। एक आकृति दी हुई है वृत्त का और इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, खाली स्थान को भरने के लिए बोला गया है। तो 6 का काम है वृत्त का केंद्र खाली स्थान है। तो इस वृत्त का केंद्र क्या है, वो, इसको वो से इंगित किए हैं ना, तो इसमें भरा जाएगा वो। वृत्त का केंद्र है वो, ठीक है। फिर कह रहा है वृत्त का व्यास है, तो व्यास इसमें कौन सा है, ए बी। व्यास कौन सा है, ए बी। तो ए बी हो गया व्यास। देखते जाएंगे और भरते जाएंगे जो जो पूछ रहा है। गा में पूछा है पी क्यू वृत्त की एक है, तो पी क्यू क्या है वृत्त की, जीवा है, इसलिए जीवा भरेंगे। यहाँ पर यहाँ भरा जाएगा जीवा, ठीक है। उसके बाद है ओडी। ओडी वृत्त की है, ओडी, ये ओडी क्या है, त्रिज्या है ना। केंद्र से परिधि को छू रही है एक जगह पर, तो ओडी एक त्रिज्या हो गई, तो इसमें त्रिज्या भरा जाएगा। उसके बाद कह रहा है ए बी बराबर, तो ए बी मतलब क्या, व्यास। इसमें ए बी क्या है, व्यास है। ये सूत्र भरने के लिए बोल रहा है, देखिए ए बी बराबर कितना गुने ओडी, तो ओडी है त्रिज्या, तो व्यास बराबर कितना गुने त्रिज्या, तो 2, तो यहाँ 2 भरा जाएगा। केवल 2 ही तो भरना है। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ये आज का आपका होमवर्क यही रहेगा, रफ में और फेयर में। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको कोण मापक की मदद से कोण बनाने के लिए सिखाया जाएगा। धन्यवाद।